बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, कल से शुरू होने वाला हफ्ता पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में बड़ा अहम हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में फैसला होगा इमरान खान साहब के साइफर केस का। और उससे पहले कि ये फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फड्डा पड़ गया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मैं समझता हूँ जानिबदारी है। उसमें उनकी जो इंतज़ामिया के साथ, एग्जेक्टिव के साथ और पाकिस्तान में ताकतवर लोगों के साथ कुर्बत, मरासिम और उनके कहने पर उनके मंजूर नज़र अफराद जो हैं, जो कुछ वो कहते हैं फैसले उसी के मुताबिक होने का एक बड़ा जो है अंसर इसमें शामिल है। इस फड्डे में, उस फड्डे पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, तसद्दुक जिलानी साहब के सिलसिले में चूंकि उनको कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, तो कल वफाकी काबीना के जानिब से एक एलामिया भी सामने आया। उस एलामिये में क्या कहा गया है वो सब कुछ बड़ा अहम है और आगे हुकूमत करने क्या जा रही है इस पर भी बात करेंगे। पहले ही बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फड्डा क्या पड़ा है। नाजरीन, आपको याद होगा कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पर वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह, काजी फायज ईसा जो है वो दोनों शामिल थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, इन लोगों ने पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ जो मुलाकात हुई है मंसूर अली शाह साहब की और काजी फायज ईसा साहब की, उस पर जो है वो अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इस मुलाकात के अलावा उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के फैसले से भी शदीद इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा है फुल कोर्ट इजलास में कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद जुडिशल साइड पर देखे, अदलिया को किसी सूरत एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। ये बात की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इख्तलाफात थे, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूँ और भी बहुत सारे पाकिस्तान में जो मारूफ सहाफ़ी या यूट्यूबर्स हैं वो भी इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन अगर इसके साथ कनेक्ट किया जाए उस एलामिये को जो काबीना का एलामिया है, और काबीना के एलामिया ने एक किस्म के इंक्वायरी कमीशन का जो फैसला है वो भी कर दिया कि इंक्वायरी कमीशन इसमें क्या फैसला करेगा। काबीना का एलामिया सामने आया है जो 30 मार्च को एलामिया था कि जी 25 मार्च 2024 6 जजिस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजिस के खत पर गौर किया गया और इजलास में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वजीर आजम से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी और पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को कमीशन का सरबराह नामजद किया। वफाकी काबीना ने TORs की भी मंजूरी दी। TORs के मुताबिक कमीशन जजिस के यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजिस हैं उनके खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और कमीशन ये तयन करेगा कि क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। और इंक्वायरी कमीशन इस चीज की भी इसका भी तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। इलेक्शन ये जो कमीशन है इंक्वायरी कमीशन, ये इंक्वायरी कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, किसी महकमे या किसी हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान, अब ये बड़ा ज़रूरी और बड़ा अहम है इसको समझना, कि कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। अब मामला है 6 जजेस ये इल्जामात आयद कर रहे हैं खत में कि जी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो हैं वो अदालत के मामलात में मुदाखलत करती हैं, मर्जी के फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, जजेस के रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं। अब इसकी तहकीकात की बजाय जो है वो कमीशन किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। काबीना के इजलास में ये जो मौजूद 6 जजिस साहबान के खत में एग्जेक्टिव की मदाखलत का इल्जाम था, इसकी नफी की है और इसको नामुनासिब करार दिया है। अब एक ऐसा मामला जो पाकिस्तान की एक आईनी अदालत के एक जज नहीं, 2 जज नहीं, 3 जज नहीं, 6 जजेस एक इल्जाम आयद कर रहे हैं, खत लिख रहे हैं
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसको काबीना जो है नामुनासिब भी करार देती है एग्जेक्टिव की मदाखलत को, और उसको जो है नफी भी करती है उस इल्ज़ाम की। तो बगैर किसी इंक्वायरी के पाकिस्तान की जो काबीना है, जो हुकूमत है, उसकी जानिब से एक किस्म का फैसला कर दिया गया है इस कमीशन का कि कमीशन की रिपोर्ट क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना को बहुत मुश्किल बात नहीं है। और फिर कादिर मंदो ख्याल साहब जो है, तो वो तो उससे भी एक कदम आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि जी जिन 6 जजेस ने ये इल्जामात लगाए हैं उनको एक एक लफ्ज बताना पड़ेगा कि फलां जनरल ने फलां कर्नल के जरिए फलां नंबर पर फलां दिन मुझे कॉल करके धमकी दी। ये कादिर मंदो ख्याल साहब कह रहे हैं। अब जहां तक इस सारे मामले का ताल्लुक है, एक तो बुनियादी तौर पर ये मैं समझता हूं अदलिया को बेतौकीर किया गया, और खुद बेतौकीर किया काजी फायज ईसा साहब ने। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए एक कमीशन जो है वो बनाया गया, और उस कमीशन में पाकिस्तान की आईनी अदालत के 6 जजेस पेश होंगे। और सिर्फ 6 जजेस पेश नहीं होंगे, उनके अहले खाना को भी कमीशन कॉल कर सकता है, उनकी बच्चों को, उनकी अहलिया को, किसी जज की बेटी को, किसी के भाई को, किसी के चचा को, किसी के मामू को, जिसको चाहे वो कॉल कर सकती है, पूछ सकते हैं। यानी एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए कायम होने वाले कमीशन में पाकिस्तान के जो 6 जजेस हैं, आईनी अदालत के जो जजेस हैं, उनको पेश करना मैं समझता हूं अदलिया की इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। और ये बेइज्जती करवाने में जो है वो काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सर फहरिस्त थे, और इनके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हामिद फारूक साहब वो भी साथ शामिल हैं। तो काबीना के एलामिया ने भी बता दिया है कि पाकिस्तान में इस इंक्वायरी कमीशन का नतीजा जो है वो क्या होगा। और फिर पाकिस्तान के 300 से ज्यादा वकला ने इस पर जो है वो एक तो एहतजाज किया है TORs पर। और फिर दूसरी बात यह की है कि अगर TORs भी हुकूमत ने बनाने हैं और इसको पब्लिक करने, इसकी जो कमीशन की रिपोर्ट है इसको पब्लिक करने या ना करने का फैसला भी हुकूमत ने करना है, तो फिर इस कमीशन की जो है उसको बनाने की जरूरत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि 184(3) के तहत, जो बुनियादी तौर पर सुओ मोटो का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार समाअत है, उसके तहत इसका नोटिस लिया जाए और इस सारे मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की जानिब से भी यही बात की गई थी। अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद क्या करती है इस पे। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक ये खबरें भी आ रही थी कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं उनकी शायद तौसीह जो है उसकी समरी, मैंने 1-2 दिन पहले अपनी वीडियो में ये बात की थी कि उनकी तौसीह की समरी जो है उस पर भी काम शुरू हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो मुद्दत मुलाजमत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वो 3 साल की जाएगी खबर के मुताबिक। तो पाकिस्तान में चूंकि नवाजा जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान में होने वाली हर नाइंसाफी और हर गैर आईनी काम को रोकना है, और जाहिर है जब उनको नवाजा जा रहा है तो फिर पाकिस्तान में हर गैर कानूनी और गैर आईनी काम जो है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको वैलिडेशन कहते हैं, वो इन्हीं बड़े ओहदों पर बैठे हुए, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए छोटे लोगों ने प्रोवाइड करनी है। नाज़रीन, तसद्दुक जिलानी साहब का जहां तक ताल्लुक है, तसद्दुक जिलानी साहब जो नवाज शरीफ साहब को 13 साजिश केस में सजा हुई थी, उस सजा को खत्म करने वाले बेंच के सरबराह थे। 2009 में जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हुई तो उस नाअहली खत्म करने वाले बेंच के सरबराह भी तसद्दुक जिलानी साहब थे। 2011 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गैर कानूनी प्लाटों की बंदर बांट जो केस था उसमें भी रिलीफ देने वाले बेंच में जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब जो है वो शामिल थे। और इन्हीं फैसलों के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने और तीसरी बार वजीर आजम बनने के अहल हुए थे। 2014 में जब ये रिटायर हुए तो जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ साहब ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी दी, और तसद्दुक जिलानी साहब के बेटे को एक खबर के मुताबिक ममनुआ बोर के जो लाइसेंस हैं वो भी जारी करने की हिदायत की गई थी वजारत दाखिला को। और अक्टूबर 2017 में नून लीगी हुकूमत ने कुलभूषण यादव केस में जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब जो रिटायर्ड जज थे उनको आलमी अदालत इंसाफ में एडहॉक जज जो है वो भी मुकर्रर किया था। तो अब नाजरीन, पहले एक टर्म इस्तेमाल होती थी मैच फिक्सिंग की। मैच फिक्सिंग के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा साहब के दौर में ये मैच फिक्सिंग के बाद बेंच फिक्सिंग की एक टर्म जो है वो भी सामने आई थी। और अब उस मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग के बाद अब अदलिया फिक्सिंग की टर्म जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी है इस हुकूमत ने 3 साल की तौसीह की समरी जो है उस पर काम शुरू करने के बाद।
नाजरीन, पाकिस्तान में ये आने वाला हफ्ता मैंने इसलिए कहा कि बड़ा अहम है। एक तो कल जो है वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ और उनके साथ दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अब उस दरख्वास्त पर क्या फैसला होता है इससे भी पता चल जाएगा कि अदलिया जो है वो क्या करने जा रही है, और आइंदा जो है अब वो इल्ज़ामात या वो तासुर जो अदलिया के मुतल्लिक कायम हो चुका है उसको नफी करने के लिए अदलिया जो है वो किस हद तक आगे जाती है, लड़ाई में खुल के सामने आती है नहीं आती। और फिर उसके साथ साथ साइफर केस जो है उसकी समाअत भी इसी हफ्ते में होनी है। और वैसे तो जिस किस्म का आमिर फारूक साहब का उस पर व्यू आ गया है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई, वो साइफर, वो दस्तावेज, ना तो वो प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा है और ना ही उसका मतन प्रोसिक्यूशन की फाइल में मौजूद है। यानी ऐसा सबूत जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुनाई गई, वो सबूत ही मौजूद नहीं है। तो फिर इस सजा का जो है वो मुस्तकबिल चूंकि नजर नहीं आता, और लगता यही है कि साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो है उनको बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत वो मौजूद नहीं है। लेकिन अदलिया की जानिब से जिस तरह वो एक सरेंडर किया गया, ये सरेंडर मैं समझता हूँ इंतहाई तशवीशनाक भी है। और बाकी जो लोग पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उनको इससे मायूसी हुई है। असूली तौर पे होना ये चाहिए था कि जब ये 6 जजेस ने इल्जामात आयद किए तो काजी फायज ईसा साहब को इस पे अपना फुल कोर्ट इजलास में फैसला ये करना चाहिए था जजेस को कि जी इसको हम खुद देखेंगे, और वो लोग जो इन जजेस से फैसला लेने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, या जिन्होंने जजेस को हैरेस किया, या जिन्होंने जजेस के अहले खाना को या उनके फैमिली मेंबर्स को तंग किया, अगवा किया, उन पर तशद्दुद किया, उनकी वीडियोस बनाई और कैमरे नस्ब किए जजेस के बेडरूम में, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। बजाय इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद लेट गई है एग्जेक्टिव के सामने। एग्जेक्टिव तो पहले ये सब कुछ कर रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद तो फ्रंट पे आके कुछ करते नहीं है, और फ्रंट पे होती है पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है। और सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है उस जाहिर है उसके ऊपर बैठने वाले जो लोग हैं वो बारल वफाकी वुज़रा होते हैं, वफाकी काबीना होती है। तो वफाकी काबीना ये ऐलान कर रही है कि जी ये नामुनासिब भी है, ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, और बदाखलत का जो इल्ज़ाम है उसकी नफी भी कर रही है। तो पाकिस्तान में इस कमीशन की रिपोर्ट की हैसियत क्या होगी, और ये कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक जो होगी या नहीं होगी, इसका अंदाजा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि हमीदुर रहमान कमीशन भी एक बनाया गया था सकूते ढाका के सिलसिले में, और उसकी रिपोर्ट जो है वो भी पाकिस्तान में शाये नहीं हुई थी, इंडिया ने उसको शाये किया था। तो ये रिपोर्ट भी शायद पाकिस्तान की बजाय को दूसरा मुल्क शाये करेगा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।